हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस के बारे में कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है और गिवन कन्फर्मेशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे इथीन मॉलिक्यूल को कि जो इथीन मॉलिक्यूल है उसका हम कन्फर्मेशन करवा के दिखाएंगे। अब कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? कन्फर्मेशनल का मतलब होता है कि रोटेट होना किसी चीज़ का, मतलब गिवन मॉलिक्यूल जो अपने को दिए हुए होंगे उनका रोटेट होना अराउंड सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। जो कन्फर्मेशन होता है ना उसका मतलब होता है रोटेट होना, और रोटेट जो होता है वो कब पॉसिबल होता है? रोटेट गिवन मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन तभी पॉसिबल होता है जब अपने पास सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो। डबल और ट्रिपल के केस में सिंगल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में कन्फर्मेशन होना तो इज़ द सो डिफ़िकल्ट प्रोसेस। वहाँ पे जो होता है कॉन्फ्रिगेशनल प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। अब देखो कॉन्फर्मेशनल का मतलब होता क्या है? कन्फर्मेशनल का मतलब होता है कि इसके अंदर डिफरेंट सेप्टल अरेंजमेंट्स होता है किसी भी एटम का और मॉलिक्यूल का। मतलब हम गिवन जो अपना मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है उसका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। और वो अरेंजमेंट कैसे होता है? मतलब गिवन एटम का मॉलिक्यूल का हम डिफर सेपरेट सेप्टल अरेंजमेंट कर सकते हैं किसी भी गिवन एटम का मॉलिक्यूल का। किसके ज़रिए? उसको हम विच आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं थ्रू रोटेशन के जरिए। विच आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल, उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। विच आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल थ्रू या बाय रोटेशन। उसको हम रोटेशन के ज़रिए गिवन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में हम चेंजमेंट ला सकते हैं। इसी प्रोसेस को कन्फर्मेशन बोला जाता है। बट इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि रोटेशन जो होता है वो कैसे होता है? रोटेशन बाय सिंगल बॉन्ड। जो रोटेशन होता है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ही होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मॉलिक्यूल लिया ईथेन। ईथेन एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से, और ईथ का मतलब होता है दो कार्बन की चेन। मतलब दो कार्बन के चेन का हमने मॉलिक्यूल लिया और उसका हम कन्फर्मेशनल आप लोगों के सामने करके दिखाते हैं कि कैसे वो कन्फर्मेशन को के रूल को फॉलो करता है। देखो अब मैं इसी को किस में कन्वर्ट कर दूंगी? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूंगी, जहाँ पे हम लोग इसका स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म बना के देखेंगे कैसे होगा वो। देखो हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला जो है फर्स्ट कार्बन है। ये जो बड़े साइज का आपको सर्कल दिख रहा है ये मैंने इंडिकेट किया है बैक वाले कार्बन को। ठीक है। तो फर्स्ट वाले कार्बन से कौन कौन अटैच है? फर्स्ट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन्स अटैच है और बैक वाला कार्बन अटैच है जिसको हमने इस बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। पीछे वाला जो कार्बन है उसके हमने ये चारों के चारों क्या दिखा दिए? उसके हमने मतलब ये बैक वाला कार्बन है, इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। ये अपने पास कौन सी फॉर्म होती है? स्टैगर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें ये देखो स्टैगर्ड के अंदर इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन्स के बीच में गैप है। उस गैप को हम बोलते हैं, यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल बनता है। क्या बनता है? डाईहेड्रल एंगल बनता है। और वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है। इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन के बीच में डाईहेड्रल एंगल बनता है जो कि 60 डिग्री का होता है। जो कि डाईहेड्रल एंगल जो होता है वो कब बनता है? डाईहेड्रल जो एंगल होता है वो दो प्लेन के रिस्पेक्ट में बनता है। दो प्लेन के क्या होता है? जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो दो प्लेन के रिस्पेक्ट में बनता है। इस बात को ध्यान में रखना कि स्टैगर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? स्टैगर्ड के अंदर
हमेशा डाईहेड्रल एंगल की फॉर्मेशन होगी। उसका मतलब है कि गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब फर्स्ट वाला कार्बन का हाइड्रोजन और सेकंड वाले कार्बन हाइड्रोजन्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? ऑलवेज एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का पाया जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन्स की और इस बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स की बात करें इस साइड भी, तो वो भी 60 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री का ही होता है। मतलब स्टैगर्ड स्ट्रक्चर के अंदर गिवन मॉलिक्यूल के अंदर एंगल जो है वो 60 डायहेड्रल एंगल पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि रिपल्सन जो है वो कम से कम होगा। रिपल्सन क्या होगा वहाँ पे? रिपल्सन लेस होगा, रिपल्सन वहाँ पे कम से कम होगा, जिससे गिवन स्टैगर्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होगी? मोर स्टेबल होती है। क्या होती है? मोर स्टेबल पाई जाती है। बट अगर देखो मैं इस हाइड्रोजन्स को यहाँ पे लेके आऊँ, मतलब इस हाइड्रोजन्स के बिल्कुल बैक साइड में लेके आऊँ, मीन्स स्टैगर्ड को अगर हम थ्रू रोटेशन के ज़रिए हम उसको इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट कर दें। एक आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज़ द सोलर इक्लिप्स्ड, क्या होता है सोलर इक्लिप्स्ड, और मून इक्लिप्स्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब होता है जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, ऐसे वो ग्रहण होता है जिसका मतलब है कि एक दूसरे की छाया की प्रतिबिंब में वो आ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, उससे वो ग्रहण जो है वो उत्पन्न होता है। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को मैंने पकड़ा और यहाँ पे मैं इसको लेके आती हूँ, बिल्कुल इस फर्स्ट वाले कार्बन के बैक साइड में सेकेंड वाले कार्बन की हाइड्रोजन को लेके आती हूँ, मतलब मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया एक हाइड्रोजन को पकड़ के। जब मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन करवाया, जब मैंने ये जो है इंटरकन्वर्टेबल साइन है, मतलब ये जब आगे भी स्ट्रक्चर जा सकती है और आगे वाली बिल्कुल पीछे भी आ सकती है। अब हम इसको रोटेशन करवाएंगे, ठीक है। तो रोटेशन के ज़रिए अपनी गिवन स्टैगर्ड वाली स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गई है? इक्लिप्स के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये जो है बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स, गिवन हाइड्रोजन्स हैं जिनको मैंने ऐसे स्मॉल साइज से रिप्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं और ये वाले जो है बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं। अब ये अपने पास बन गई इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ये अपने पास क्या बन गई? इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बन गई। इसके अंदर नोटिस करना कि जो डायहेड्रल एंगल है, जो डाईहेड्रल एंगल है वो अब 0 डिग्री का बन चुका है, वो अब 0 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। अब हमने बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि गिवन स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा, वैसे बेंजीन की रिंग में जब रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 109.5 डिग्री का होना चाहिए। बट अगर इससे कम एंगल बनता है तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे रिपल्सन होगा, जिससे एनर्जी हाई होगी, स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगी। तो सेम ऐसे ही बात होती है कि जो इक्लिप्स्ड वाला होता है, यहाँ पे दो एटम्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का हो जाता है? 0 डिग्री का हो जाता है। अब 0 डिग्री होने के कारण इसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो गिवन इक्लिप्स्ड इथेन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी इज़ वेरी हाई। जो एनर्जी होगी ना वो तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, बट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टैगर्ड के कंपैरिजन में इक्लिप्स्ड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि डायहेड्रल एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन का और बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, जिससे स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी तो हाई हो जाएगी बट स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट फिर से देखो, अगर मैं दोबारा से इसके अंदर वही रोटेशन करवा दूँ, 60 डिग्री का वही रोटेशन करवा दूँ, तो गिवन एक फर्स्ट इस बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन को मैं ऐसे पकड़ूँ, रोटेट करवा दूँ, तो क्या होगा कि अब इक्लिप्स्ड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टैगर्ड के अंदर अपनी वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। मतलब किसी को भी रोटेट करवा लो, ये स्टैगर्ड की फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गई। तो इसमें क्या होगा? डायहेड्रल एंगल क्रिएट होगा। अब वो क्या होगा? ये अपने पास दोबारा से क्या बन गया? अपना स्टैगर्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है, स्टैगर्ड वाली स्ट्रक्चर बन गई। जो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होती है ये मोर स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब हम एक रूल को फॉलो करेंगे कि ये कहता है कि जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। इस बात को याद रखना, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा, जितना कम एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। अगर मैं इसका इथिन का अगर एनर्जी ग्राफ बना के दिखाऊँ आप लोगों को, तो एनर्जी ग्राफ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, डायहेड्रल एंगल है, ये क्या है, इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे डायहेड्रल एंगल को। तो जैसे जैसे मान लो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, और फिर 180 डिग्री, 20, 40, 30 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो हमने यहाँ पे पाया कि ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है। 60 डिग्री पे कौन आता है, 60 डिग्री पे आता है आपका स्टिगर। जब आपका 120 के ऊपर बात जाती है तो वो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे जब 60 डिग्री पे आता है तो वो कौन होता है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो है स्टैगर्ड वाली स्ट्रक्चर्स होती है। और यहाँ पे जिसकी एनर्जी हाई है उसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ पे 3 केशियल है, 3 किलोजूल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है वो किसके लिए है, इक्लिप्स्ड के लिए है। इक्लिप्स्ड की एनर्जी हाई हो गई है यहाँ पे, मतलब अबाउ यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो तो होंगे अपने पास इक्लिप्स्ड की स्ट्रक्चर, और बैक वाली साइड में जिसको मतलब इस लाइन के टच में जिसको रखा जाएगा वो होंगे अपने पास, वो रिप्रेजेंट करेंगी स्टैगर्ड की स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे जो है ये स्टैगर्ड अगर जितने भी होते जाएंगे वो स्टैगर्ड की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा अपना वो होगा कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में। और उससे भी जो नेक्स्ट वीडियो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन करवाएंगे, जिससे हम उसके पकड़ स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ हम उसके चेयर, बोट और हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट की स्ट्रक्चर के बारे में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है कन्फर्मेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ इथिन के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।